हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। अभी तक हम लोग मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की जर्नी में न्यूक्लिक एसिड खत्म कर चुके हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में हमने तमाम तरह की चीजें देख ली। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स, ये सब चीजें, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फिर से फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, कैसे न्यूक्लियोसाइड बनता है, ये सारी चीजें देखी। अगर तुमको नाम बकायदा लिख के दे दिया जाए कि भाई बताओ इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, तो तुम अच्छे से इजीली पहचान सकोगे। ठीक है, जैसे कि ग्वानोसिन है तो तुम बता सकते हो कि हाँ ये दिस इज द न्यूक्लियोसाइड, और अगर मैं वही बोलूँ ग्वानाइलिक एसिड तो तुम बता सकते हो कि दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इतनी बातें तमाम तरह की हमने कर लिए थे। ठीक है, अब बारी क्या है, अब बारी है चैप्टर को फॉरवर्ड मूव करने की। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर को फॉरवर्ड मूव करते हैं और आज का टॉपिक हमारा होगा डीएनए। डीएनए मतलब क्या कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके फुल फॉर्म से ही हमें यह पता चल रहा है कि इसके अंदर जो पेंटोज शुगर इन्वॉल्व हुआ होगा वो कौन सा हुआ होगा बच्चों, वो होगा डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर। ठीक है, एकदम बिल्कुल डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डीएनए को। राइट, देखो सबसे पहली बात इसके अंदर जो आ जाती है, सबसे पहली बात जो आ जाती है इसकी डिस्कवरी की। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। कब की थी? 1869 में। न्यूक्लिक एसिड की भी डिस्कवरी सेम ही है भाई, ये तो डीएनए तो न्यूक्लिक ही एसिड है ना, बिल्कुल। डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। न्यूक्लिक एसिड की भी डिस्कवरी फ्रेडरिक मिक्सचर ने, डीएनए की भी डिस्कवरी फ्रेडरिक मिक्सचर ने। एक्चुअली में जो फ्रेडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक सब्सटेंस देखा था वो क्या था? वो एक्चुअली में डीएनए ही था। तो बाद में उसने उसने उस सब्सटेंस का नाम क्या दे दिया था? न्यूक्लिन दे दिया था, न्यूक्लिन दिया था। ठीक है, अब उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, कौन? अल्टमैन। अल्टमैन भाई साहब आए, अल्टमैन भाई साहब आए और उन्होंने बोला कि जो तुम इसे बोल रहे हो न्यूक्लिन, ये न्यूक्लिन नहीं, ये है न्यूक्लिक एसिड। तो यहां से अल्टमैन ने टर्म दिया न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, अब समझो। अब उसके बाद जैक्रिस भैया आए। जैक्रिस भैया बोले कि अल्टमैन तुम ये तो सही बोल रहे हो, न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड में भी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप है। क्या टाइप है वो? इट इज अ डीएनए। डीएनए का जो टर्म है वो किसने दिया? जैक्रिस ने। टर्म न्यूक्लिक एसिड या बोल दो डीएनए, तो वो किसने डिस्कवर किया? वो किसने डिस्कवर किया? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ टर्म की, नाम की बात करें तो नाम दिया डीएनए का जैक्रिस ने, और न्यूक्लिक एसिड का नाम किसने दिया? कि अल्टमैन ने दिया। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी यहां पर। ठीक है, तो अगर कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर न्यूक्लिक एसिड, तो क्या बोलोगे? फ्रेडरिक मिक्सचर। हु डिस्कवर डीएनए, तो क्या बोलोगे? फ्रेडरिक मिक्सचर। अगर तुमसे पूछ लिया जाए हु गिव टर्म न्यूक्लिक एसिड, तो तुम बोलोगे अल्टमैन। और अगर ये पूछ लिया जाए कि हु गिव टर्म्स ऑफ डीएनए, तो ये बोला जाएगा कि जैक्रिस। ठीक है, तो ऐसे आंसर आपको करना है। राइट, अब दूसरा सवाल आता है अपने पास स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो स्ट्रक्चर दिया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर खोजने का जो अंदाज था वो इतना आसान नहीं था। ठीक है, स्ट्रक्चर खोजने के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। क्यों पापड़ बेलने पड़े थे? क्यों इतनी कठिनाई हुई थी? देखो एक्चुअली में जो 1950s का टाइम था, ठीक है, उस समय में जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी वगैरह है वो पीक पर थी। लेकिन पीक पर थी, ठीक है, हो गए थे, लेकिन उतने दूर दूर तक, मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह जो भी आप प्रॉब्लम समझ लो, उसके वजह से ये फैल नहीं सके थे। ठीक है, अब जिसके वजह से इतने छोटे से मॉलिक्यूल को, इतने छोटे से मॉलिक्यूल डीएनए को, स्ट्रक्चर को खोज पाना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। ठीक है, लेकिन एक जादू हुआ, और वो जादू था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के मदद से डीएनए मॉलिक्यूल की स्टडी करना। सॉरी। डीएनए मॉलिक्यूल की स्टडी होगी, और उस जादूगर का नाम क्या था? उन जादूगर का मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, ये जादू कब हुआ? 1952 में हुआ बच्चों, 1952 में। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो साइंटिस्ट थे इन्होंने स्टडी तो कर दी डीएनए मॉलिक्यूल की, ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से, लेकिन स्ट्रक्चर देना भूल गए। और जिसका फायदा उठा लिया किसने?
जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 के अंदर, ठीक है, 1953 के अंदर। और क्या प्रपोज कर दिया? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को प्रपोज कर दिया। ये कहानी यहां पर ऐसे हुई, ठीक है। तो देखो एक इन्वेंशन हो गई, देखो इसीलिए तो इतना एक साल, जस्ट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, जस्ट आफ्टर 1 ईयर इन्होंने तुरंत फायदा उठाया उनकी स्टडी का, ठीक है, मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन के स्टडी का, ठीक है। सो उसके बेसिस पर इन लोगों ने डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कवर कर दिया। वो कैसा दिखता था बच्चों? वो कुछ ऐसा दिखता था, यहां पर देखो ये रहा डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये कैसा एक्चुअल में फील लाने के लिए तुमको बताऊं मैं, तो पुरानी मूवीज में सीढ़ियां, जो सीढ़ियां देखते थे ना, गोल 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 वाली सीढ़ियां, ठीक है, तो वैसे तरीके की ये डबल हेलिक मॉडल होती है, एकदम वैसा ही होता है, प्योरली वैसा ही होता है, ठीक है। डबल हेलिक मॉडल स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसी रहती है? इसकी डायरेक्शन रहती है राइट हैंडेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंडेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है हेलिक्स डायरेक्शन, ठीक है। ओके, सो राइट हैंडेड की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज घूमते रहेगा ऐसे, ठीक है। सो अब देखो उन सीढ़ियों में बच्चों क्या होते थे? स्टेप्स होते थे चढ़ने के लिए, ठीक है, उन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए स्टेप्स होते थे। तो इसके अंदर भी स्टेप्स है, और ये स्टेप्स किसके बने हुए हैं? ये स्टेप्स बने हुए नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के, नाइट्रोजनस बेस पेयर के। कैसे बेस पेयर्स बच्चा? देखो 1 और 2 यहां पर लगा होगा, ठीक है, एक पेयर ये लग गया और दूसरा पेयर ये और ये। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे करके सारे स्टेप्स बने हुए हैं, ठीक है। सब पर यहां पर 2-2 नाइट्रोजन बेस है, 2-2 नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। सो अगर हम नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो कितनी होती है? 0.34 nm। अब हम जानते हैं कि 0.1 nm इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट 0.34 nm इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम? बिल्कुल बोल सकता हूं, राइट। अब समझो जरा, अब बेटा देखना यहां पर कि ये हेलिक्स लेंथ कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो मैंने बताया था कि इसकी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ये ट्विस्टिंग है, ओके। सो हेलिक्स लेंथ मतलब 360 कंप्लीट, वन कंप्लीट टर्न। भाई एक कंप्लीट मतलब हम यहां से घूमना स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। सर यहां पर सर्कल कैसे कंप्लीट हो रहा है? तो सपोज करो कि ये जो है ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। अब इसका ये स्प्रिंग है, सॉरी स्प्रिंग है, इतनी बड़ी स्प्रिंग है। अगर मैं इस स्प्रिंग को दबाऊंगा, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो किस पर आके ओवरलैप करेगा? इस पर आके ओवरलैप करेगा, इस वाले पर, ठीक है, इस वाले लाइन पर ओवरलैप करेगा, ये वाली लाइन। और ये वाली जो लाइन है वो किस पर आके ओवरलैप करेगी? इस पर। तो एकदम कंप्लीटली सर्कल नहीं बन जाएगा क्या? कंप्लीटली सर्कल बन गया। और जब सर्कल बन गया तो उसी को हम लोग बोल दे रहे हैं वन कंप्लीट टर्न। दिस इज कॉल्ड हेलिक्स लेंथ। और इस हेलिक्स लेंथ के अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स रहते हैं, टोटल 10 स्टेप्स रहते हैं। बात समझ में आ रही है? इस हेलिक्स लेंथ के अंदर टोटल 10 स्टेप्स रहते हैं, 5 इसमें 5 इसमें ऐसे, ठीक है, राइट। और इसकी लेंथ कितनी होती है बच्चों? इसकी लेंथ होती है 3.4 nm। अगेन हम लोग जानते हैं कि 0.1 nm इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, तो 3.4 nm को हम लोग क्या लिख देंगे? 34 एंगस्ट्रॉम। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, इसके अंदर कितने टोटल स्ट्रैंड्स है? देख के पता ही चल गया है कि 2 स्ट्रैंड्स है, ठीक है। और इन दोनों स्ट्रैंड्स की जो पोलैरिटी होगी वो कैसी होगी? एंटी पैरेलल पोलैरिटी होगी। मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई? अब ये सर ये 5 डैश 3 डैश ये क्या, ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसको जरा समझाओ। बिल्कुल समझाते हैं, आ जाओ। देखो जरा यहां पर देखो, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, एक चेन बन रही है, ये दूसरी चेन, ऐसे और न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल यहां पर जुड़ते जाएंगे। अब समझो जरा, ये है फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर का, ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, ये है फोर्थ कार्बन, और यहां पर है फिफ्थ कार्बन। अब जरा देखो, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, सेकंड थर्ड, थर्ड से अगला न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जुड़ गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट, अब फिफ्थ एंडिंग पर आ रहा है तो यही है 5 प्राइम, ठीक है, राइट। और उसी तरीके से यहां पर देखो, ये है फर्स्ट, ये है क्या? फर्स्ट, ठीक है, राइट बच्चों,
ये है सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो थर्ड से यहां पर एंडिंग किसकी आ रही है, 3 डैश की, थर्ड कार्बन से 3 डैश OH, ठीक है। तो 3 डैश यहां से नाम आ गया, ठीक है। सो 5 डैश टू 3 डैश, 5 डैश टू 3 डैश। अब इस साइड में देखो यहां पर एंडिंग इसकी किसकी है, तो देखो यहां पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 3 पर OH है ना, बिल्कुल। 4 और 5th से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 5 डैश यहां पर आ गया, बात समझ में आ रही है, ये 5 डैश। अच्छा उसी तरीके से यहां पर देखो फिर से 1 2 3, ठीक है। और यहां पर OH जुड़ा हुआ है 3 से, तो 3 डैश OH, ये एंडिंग आ गई 3 डैश OH। अच्छा अब सुनो, जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के हेल्प से जुड़ेंगे। जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर आपस में जुड़ेंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के हेल्प से जुड़ेंगे। और जब सिर्फ फॉस्फेट पेंटोस शुगर से जुड़ेगा तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, फॉस्फेट जब जुड़ रहा है पेंटोस शुगर से तो वो उसके 5th कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है। अच्छा जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है वो किसके किसके बीच में बन रहा है, 3 डैश OH और 5 डैश फॉस्फेट के बीच में बन रहा है। 3 डैश OH और 5 डैश फॉस्फेट के बीच में बन रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ये हुआ। अच्छा अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू पेयर्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू पेयर होंगे, लेकिन इनके भी कुछ रूल हैं पेयरिंग करने के, जिसको अपन बोलते हैं क्या, बेस पेयर रूल। क्या बोल देते हैं बच्चों, बेस पेयर रूल। आ जाओ उसको भी सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। राइट चलो, तो बेस पेयरिंग इन डीएनए की बात करते हैं। व्हाट इज बेस पेयरिंग इन डीएनए, राइट, बेस पेयरिंग इन डीएनए, ठीक है। अब देखो डीएनए नाम है तो इसके अंदर कौन कौन से बेसिस इन्वॉल्व होंगे, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन और थाइमिन होगा। यूरैसिल नहीं होगा, क्यों, यूरैसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। जिसमें से एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन्स है, ठीक है। और साइटोसिन और थाइमिन क्या है, पायरिमिडीन्स है। अब पहला रूल ये कहता है कि प्यूरिन्स जो होगा वो हमेशा किसके साथ पेयर होगा, पायरिमिडीन्स के साथ पेयर होगा। किसके साथ पेयर होगा बच्चा, पायरिमिडीन के साथ। मतलब कि एडेनिन और ग्वानिन किसके साथ पेयर होगा, साइटोसिन और थाइमिन के साथ। यहां पर ये बेस किस पर है, ये किस पर बेसिस, किस पर बेस्ड ये बात बोल दी गई, तो चारगाफ्स की इक्विवेलेंसी रूल के बेसिस पर। चारगाफ्स ने क्या बोला था कि अगर कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, सो उसमें प्यूरिन की न्यूक्लियोटाइड बराबर होगी किसके, पायरिमिडीन के न्यूक्लियोटाइड के। मतलब कि एडेनिन जो होगा वो बराबर होगा किसके, थाइमिन के, और साइटोसिन जो होगा वो बराबर होगा ग्वानिन के। सो इसी के वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एडेनिन को पेयर करते हैं थाइमिन के साथ और ग्वानिन को पेयर करते हैं साइटोसिन के साथ। जब, ध्यान से सुनना, जब एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर होगा, ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के हेल्प से होगा। और जब ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर होगा तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के हेल्प से पेयर होगा। सर इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फंक्शन क्या है, इसके इसके हमें मतलब इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो जो आपने पुरानी मूवीज में सीढ़ियां देखी हैं, वो जो सीढ़ियां है वो क्या ऐसी है, मतलब देखो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा, यहां पर कम, यहां पर डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है ना बच्चों, एकदम यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहता है, ठीक है। वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहता है एकदम। सो उस यूनिफॉर्म डिस्टेंस को ही बनाने के लिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इससे हमें एकदम अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस मिलती है बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, राइट। तो दिस हाइड्रोजन bonds give additional stability to DNA, right, by making a uniform distance between 2 strands of DNA, right बच्चों। तो ये हो गया बेस पेयरिंग एंड डीएनए के बारे में। अब आ जाओ सर, चारगाफ्स इक्विवेलेंसी रूल का और कोई फायदा है, बिल्कुल है। जब हमको ये मालूम चल गया कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इक्वल होगा अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड के, तो हम इसके बेसिस पर क्या, अगर हमको किसी एक का भी कंटेंट दे दिया रहा है, किसी एक नाइट्रोजन बेस का भी अगर कंटेंट दे दिया रहे, तो हम इसके बेसिस पर दूसरे का बता सकते हैं। कैसे, अब समझो, मान लो
A इज इक्वल टू 20% दिया हुआ है, तो A इज इक्वल टू T होता है, ये कितना हो जाएगा 20%, मतलब A भी 20% है, T भी 20% है, और दोनों मिला के कितना हो गया 40%। तो साइटोसिन अपने को बताना है, ठीक है। तो देखो C इज इक्वल टू G, ठीक है, ये अपने को पता लगाना है, ठीक है बच्चा। अब C और G मिला के कितना हुआ होगा, तो देखो 100 में से 40 गया, कितना बचा 60, तो C और G मिला के 60 हुआ होगा, और C अब आधा आधा कर दो तो 30 हो गया, ठीक है। तो 30% साइटोसिन होगा या 30% ग्वानिन होगा, ये आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो इससे रिलेशन और बनता है, ये वाला रिलेशन कैसे आया, तो A इज इक्वल टू टी आप जानते हो, A बाई टी इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं, C इज इक्वल टू जी को हम C बाई जी इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर ये रिलेशन आ सकती है। यही है चारगाफ्स इक्विवेलेंसी रूल की इक्वेशन, राइट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, राइट बच्चों, बिल्कुल। सो ये रहा बेस पेयरिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस रेशो की बात करेंगे और डीएनए की कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीएनए भी देखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके। चलो लव यू ऑल बच्चा।